ध्यान देंगे, ये एक सेल है। अब ये प्लांट सेल है, बैक्टीरिया सेल है, अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये एक सेल है। ओके, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। पिछले क्लासेस में आपको हमने बताया था ना कि अगर सेल के न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है, अगर ट्रू न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल, और अगर फॉल्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ध्यान देंगे जरा, कुछ चीजों को फोकस करेंगे। यहाँ देखो, ये जो आप देख पा रहे हो, दिस वन, ऐसे 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 ऐसे, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब मैं आपको डायग्राम बेस्ड समझाता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो एकदम ग्रीन ग्रीन में, ये एक वॉल की तरह दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना? तो ये है हमारा सेल वॉल। डन, एकदम देखो अच्छे से अब दिख रहा होगा। और देखो, सेंटर में ये वाला पोर्शन देख रहे हो, दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि ये हो गए, ये एक स्ट्रक्चर हो गई आपकी, है ना? ये एक स्ट्रक्चर हो गए, ये एक स्ट्रक्चर हो गए, येलो येलो में एक स्ट्रक्चर हो गया। ये सब क्या है? ओके, हमें तो पता चल गया ना कि भैया सेल का एक ये बाउंड्री है, डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो स्ट्रक्चर है, ये दीवार की तरह है, डेट इज सेल वॉल। ये थोड़ा हार्ड होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। ये सेल वॉल है। अब मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि सर अगर इसको अपन न्यूक्लियस समझ लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, तो फिर ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं सेल ऑर्गेनल। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ऑल आर सेल ऑर्गेनल्स। अब रही बात कि यार सर सेल ऑर्गेनल क्या होता है ना? व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स? तो देखो, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है, और यहीं पर सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, हमने तुम्हें कहा कि देखो जी सेल के अंदर प्रोटीन बनेगा, तो ये प्रोटीन बनता कहाँ है? राइबोसोम में। तो राइबोसोम कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। हमने तुम्हें कहा कि यार देखो सेल के अंदर एनर्जी कन्वर्जन होना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। प्लांट सेल है, फोटोसिंथेसिस होना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी है जी, ग्लूकोज बनना है, कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। कुछ चीजों को, सैप को, मिनरल्स को, वाटर को जमा करना है जी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह थोड़ा बहुत स्टोर करके सेल को रखना है, वैक्यूल में होगा। चीजों को पैकेजिंग करनी है, तो ये गोल्जी बॉडी है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर मेटाबॉलिज्म होती है, जहां पर केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या देते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि इन विच वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, जहां बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, टेक्स प्लेस। स्पेसिफिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। यहाँ पर कुछ खास तरह की एक्टिविटीज जो है वो क्या होती है, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, देखो ये कई तरह के होते हैं ये सेल ऑर्गेनल। जैसे कि अभी अभी जो तुमने पढ़ा है ना, न्यूक्लियस, 2 दिन पहले बताया, वो भी एक सेल ऑर्गेनल है। तुमने नाम सुना है क्या माइटोकॉन्ड्रिया का? पहला क्लास सुने हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी आपस में क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। आपने नाम सुना होगा क्लोरोप्लास्ट का, सुना है ना? ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। आपने नाम सुना होगा लाइसोजोम का, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनल ही है। तुमने नाम जरूर सुना होगा गोल्जी बॉडी।
तो गोल्जी बॉडी भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है। वैक्यूल का नाम सुने हो, वैक्यूल भी एक सेल ऑर्गेनल है। ये सब वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। ठीक है, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। इसके बाद आगे आ जाते हैं, राइबोसोम का नाम तो सुना ही होगा, राइबोसोम सेल ऑर्गेनल है। इसके बाद सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल एक सुना होगा, ये भी सेल ऑर्गेनल है। इसके अलावे भी कुछ कुछ है, जैसे कि माइक्रो बॉडीज एक ऐड कर देते हैं। माइक्रो बॉडीज तुमने नहीं सुना होगा 10th लेवल पे, पेरोक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, है ना, स्फेरोजोम, ये सब सेल ऑर्गेनल से अपन आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, स्ट्रक्चर्स इन विच वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस और स्पेसिफिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। कहाँ होते हैं ये, कहाँ मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब देखो, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज याद रखनी है, जितने भी ये स्ट्रक्चर हैं इसमें से कुछ स्ट्रक्चर जो हैं उसके चारों तरफ एक ही कवरिंग है, एक ही मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कुछ होते हैं जिसके चारों तरफ दो दो कवरिंग है, दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और कुछ के चारों तरफ कवरिंग ही नहीं है, वो हो गए मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, कवर। तो देखो एक एक करके शुरू करो, सबसे पहले आ जाओ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये है आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ये हो गए डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये दो दो मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। न्यूक्लियस जो होगी उसके चारों तरफ एक कवर नहीं होगा, दो कवर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके भी चारों तरफ दो कवर होगा, क्लोरोप्लास्ट के भी चारों तरफ दो कवर होगा। अच्छा, अगर हमने ये कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ दो कवर है, इसका मतलब है कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ तो आपको मेम्ब्रेन वाली कोई बात न्यूक्लियस के चारों तरफ है ही नहीं। इसके बाद आ जाओ यहाँ लाइसोजोम और वैक्यूल, ये सब जो है ये सब हो गए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। इसके चारों तरफ क्या है, एक ही मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सबके चारों तरफ एक ही झिल्ली है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन है, लाइसोजोम से लेकर के वैक्यूल तक एक ही सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, और सबसे नीचे आ जाओ राइबोसोम और सेंट्रियोल, इसके चारों तरफ तो मेम्ब्रेन है ही नहीं, दैट इज मेम्ब्रेन लेस। ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। क्लियर है मामला। नाउ व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी बस इतनी सी है कि हम सेल ऑर्गेनल समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनल्स बच्चा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में है, और सब में अपना अलग अलग काम होता है, सब में कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि एनर्जी बनानी है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ग्लूकोज बनाना है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होगा, प्रोटीन राइबोसोम में बनेगा। सबका हम लोग अलग अलग काम देखेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ नाम से मतलब है, हो गया ये। अब देखो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो पेज नंबर 88 लास्ट पैराग्राफ देखिए। अगर आपकी बुक नई है तो 88 पे होगा, और अगर ओल्ड बुक है तो 126 नंबर पेज पे होगा। ठीक है, एक बात एनसीईआरटी लिखती है कि जो सेंट्रियोल है ना वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, यानी सेंट्रियोल के चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों के सेल में, एनिमल सेल में पाया जाता है। तो क्या तुम्हारे सेल में मिलेगा, मिलेगा, तुम भी जानवर हो।
हम लोग भी बायोलॉजी की दुनिया में एनिमल हैं, मोर एडवांस्ड, मोर डेवलप्ड, है ना, मैक्सिमम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है, ठीक है, और हम लोग भी एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, तो हमारे अंदर भी सेंट्रियोल मिलेगा। तो ये चीजें आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो हमारा सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। सेंट्रियोल जो है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है, जो कि कहां पर पाया जाता है, विच इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, सिर्फ और सिर्फ एनिमल के सेल में, एनिमल के कोशिकाओं में वो पाया जाता है। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में, ठीक है, ध्यान देना जरा, वायरस क्या है नहीं है, क्या इसकी कहानियां है। देखो लास्ट क्लास जो बच्चे आज पहली दिन आए हैं उनको समस्याएं होगी, क्योंकि क्लास हो चुकी है, आप क्लास के बाद मेरे से मिलेंगे, मैं उपाय बताऊंगा कि क्या करना है। देखो हम लोगों ने जो भी चीजें अब तक पढ़ा उसमें एक चीज पढ़ा था पिछले क्लासेस में, कि हमारी जो सबसे छोटी सेल है, जो स्मॉलेस्ट सेल है, वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा, जिसकी डायमीटर, लंबाई, लेंथ बोलो, डायमीटर नहीं, कितनी थी, 0.3 माइक्रोमीटर। तुमने वायरस का नाम सुना है, सुना ही होगा। वायरस की जो साइज होती है वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होती है। डन। तो इस लिहाजे से वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो वायरस है हमारा, ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से क्या है, छोटा है। जो वायरस है वो बैक्टीरिया से छोटा है, तो फिर स्मॉलेस्ट सेल में हम वायरस को क्यों नहीं मानते हैं, बैक्टीरिया को क्यों मानते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सुनिए। पहली बात, वायरस जो है आपने सुना होगा बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जरूर सुना होगा। वायरस ना पूरी तरीके से सजीव है, ना पूरी तरीके से निर्जीव है, ना पूरी तरीके से लिविंग है, ना पूरी तरीके से नॉन लिविंग, इसलिए हमने लिखा है ना इधर का ना उधर का। इट इज बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों ऐसा हम लोग कहते हैं, इसके बारे में पहले आपको मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों चर्चा में आता है। वाई वायरस इज कंसिडर्ड एज बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखना जरा गौर से देखना, ये हमने एक वायरस का सेल बना दिया है, ठीक है। इस सेल में क्या है क्या नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो तुमको दिख पा रहा है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। अच्छा, सेंट्रल पॉइंट में आ जाओ, यहां पे उसका न्यूक्लियस है। यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है, या यूं कह दो कि यहाँ जेनेटिक मटेरियल है। क्या है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद ये सारी चीजें, ये फ्लूइड भरा हुआ है, याद करो ये क्या है, याद करो ये क्या है, साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। यही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, यही सबसे कम अगर बात करें तो मिनिमम यही रिक्वायरमेंट है किसी भी सेल के द्वारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करने के लिए। अगर कोई भी सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व शो कर रहा है, तो कुछ हो या ना हो, ये तीन चीजें उसके में अवश्य होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि पिछला क्लास याद करो, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए या
आरएनए, मोस्टली डीएनए, है ना। तो ये जो डीएनए होगा उसके पास सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होता है कोडेड फॉर्म में सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो वो जेनेटिक मटेरियल होगा और फ्लूइड होगा, क्या होगा, साइटोप्लाज्म, जिसमें सारा कार्यक्रम सारा घटनाक्रम चलेगा। मिनिमम ये तीन चीज अगर है तो सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सेल अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखला सकता है। तो मैं यहां लिखता हूं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ सेल टू शो independent existence, to show independent existence, minimum requirement for a cell to show independent existence। यही मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी सेल के द्वारा कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व क्या कर सके, दिखला सके, शो कर सके। नाउ आई मस्ट कंपेयर दिस थिंग विद द वायरस। अब मैं इन चीजों को वायरस से तुलना करता हूं कि भैया वायरस में ये सारी चीजें हैं या नहीं है। चलो एक एक करके देखते हैं। क्या वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वायरस में पाई जाएगी। क्या वायरस में न्यूक्लियस है? क्या जेनेटिक मटेरियल है वायरस में? बिल्कुल, वायरस में जेनेटिक मटेरियल है, वो भी मोस्टली क्या है, आरएनए है। वायरस में अधिकतर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। अच्छा, साइटोप्लाज्म है क्या वायरस में? बस बस बस, यहीं पे तो मामला फंसता है, साइटोप्लाज्म ही नहीं है। वायरस के पास इंफॉर्मेशंस हैं, सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए डीएनए, आरएनए या यूं कह दो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो एक्टिविटीज कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में ना। साइटोप्लाज्म रहेगी तब तो वहां पर राइबोसोम मिलेगा जिससे प्रोटीन बनेगा, कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया है कि सारी की सारी एक्टिविटीज होती कहां पर है, साइटोप्लाज्म में। याद करो, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट गो ऑन विद इन द सेल, पेज नंबर 88। पुराने बुक में पेज नंबर 126, 2012 2014 में नीट में आया था कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पर सेल के अंदर सारी चीजें होती है, सारी घटनाएं कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। सब कुछ इसके पास है। कोचिंग में सब कुछ रहे, क्लासरूम ना रहे तो क्लास चलेगा? नहीं चलेगा। सब कुछ है और देखो ना, साइटोप्लाज्म ही नहीं है। इसीलिए वायरस कोई भी मेटाबॉलिज्म, कोई भी लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन जब वायरस किसी लिविंग बॉडी में घुस गया, जब तुम्हारे सेल के अंदर चला गया, तुम्हारे बॉडी में चला गया, तब तुम्हारे बॉडी के साइटोप्लाज्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो हो गया लिविंग, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल करने के लिए सारे के सारे सूचनाएं यहां मौजूद थी, एक्टिविटीज करने के लिए सूचनाएं थी, लेकिन साइटोप्लाज्म के अभाव में वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अब जब वो लिविंग के अंदर चला गया तो वो क्या बन गया, अब वो लिविंग बन गया, क्योंकि अब वो साइटोप्लाज्म का इस्तेमाल करेगा। जिस बॉडी के अंदर में माइक्रोब्स घुसते हैं उस बॉडी को हम लोग होस्ट कहते हैं। तो जब वो होस्ट के अंदर चला गया तो अब वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, अब वो सारी एक्टिविटीज करेगा और अब वो लिविंग के जैसा बिहेव करेगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग के अंदर लिविंग हो जाता है और लिविंग के बाहर नॉन लिविंग हो जाता है। हेंस वायरस इज बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यही वायरस है। ऐसे ही एक सैंपल फोटो आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा बताओ, विजिबिलिटी इज क्लियर, यस क्वाइट क्लियर। मैं लिखूंगा यहां इन एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इन एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म वायरस इज not able to perform
एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इस शब्द का मतलब भी मैं आपको अभी बताऊंगा। एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिकॉज साइटोप्लाज्म इज द मेन साइट ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सारे एक्टिविटीज का मेन साइट क्या होता है बोलो? साइटोप्लाज्म। और इसके में साइटोप्लाज्म ही नहीं है, इसीलिए ये किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्लियर हो गई बात? और थोड़ा सा देखो, सो आउटसाइड लिविंग, इसीलिए लिविंग बॉडी के बाहर इट इज कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? निर्जीव या नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट यहां पे मैं लिखूंगा क्या? एज वायरस, जैसे ही वायरस इंटर्स अ लिविंग बॉडी, जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी में इंटर करता है, इट यूजेज साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल और होस्ट सेल। होस्ट का मतलब जिसके अंदर वो इंटर किया। नाउ इट कैन परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। अब ये विभिन्न एक्टिविटीज को या वेरियस केमिकल रिएक्शंस उसको ये परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज इट हैज ऑलरेडी, क्योंकि इसके पास पहले से ही ऑलरेडी क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्या है इसके पास पहले से ही? जेनेटिक मटेरियल। इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, जेनेटिक सूचनाएं हैं इसके पास में। इसके पास में आरएनए है या डीएनए है। ये उसके प्रेजेंस में, ज्यादा आरएनए होता है वायरस में, ये उसके प्रेजेंस में अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने लगेगा। सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनसाइड लिविंग, सजीव के अंदर, इनसाइड लिविंग वायरस इज लिविंग। लिविंग के अंदर वायरस क्या है? लिविंग है। आउटसाइड लिविंग, लिविंग के बाहर वायरस क्या है बोलो? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। इसीलिए मान लेते हैं इसको बॉर्डर लाइन। क्या मान लेते हैं? बॉर्डर लाइन। किसका? लिविंग और नॉन लिविंग का। गेम ओवर। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये बात समझ गए, बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके बाद देखो एक टर्म है सेल थ्योरी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बस तुम अभी इतना समझ लो कि ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है, दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जो ये कहता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल या उसके प्रोडक्ट से बनी हुई है। लेकिन वायरस में तो साइटोप्लाज्म है नहीं, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल है नहीं है, फिर भी लिविंग के अंदर जाके लिविंग तो हो ही जाता है ना। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि बोलो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वायरस। वायरस की साइज देखो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, यानी बैक्टीरिया से भी छोटी है। लेकिन चूंकि साइटोप्लाज्म है नहीं, तो कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर है नहीं, लिविंग पूरी तरह से है नहीं, इसीलिए हम लोग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल वायरस को कंसीडर नहीं करते हैं। चूंकि बैक्टीरिया से छोटा है, इसीलिए अगर एक फिल्टर बनाया जाए बैक्टीरिया का, तो उससे होकर के ये क्या होगा? गुजर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। इट कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। याद रखना, ये सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट्स हैं। इतना पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक बात आपसे चर्चा कर दी। मेटाबॉलिज्म एक शब्द हमने यूज किया,
कोई बच्चा है जो इसके बारे में मुझे बता दे कि सर मुझे पता है कि भैया व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मैंने कई बार मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म ये सब वर्ड यूज किया है, क्या होता है ये? हाँ बोलो। फैट स्टोर। और देखो हमारे बॉडी में या हमारे सेलुलर लेवल पर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जिससे कि हमारी सेल जिंदा है, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का बनना, प्रोटीन का बनना, चीजों का पैक होना, मॉलिक्यूल का टूटना, मॉलिक्यूल का जुड़ना, सारी की सारी चीजें मेटाबॉलिज्म है। यानी सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जितने केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल में हो रहे हैं ताकि सेल जिंदा रह सके, सबको मिला के क्या बोलोगे? मेटाबॉलिज्म। तो अपन क्या डिफाइन करेंगे मेटाबॉलिज्म को? सम टोटल ऑफ all the chemical reactions that goes on within the cell to keep it in living state, to keep it in living state, ताकि ये जिंदा रह सके, is called मेटाबॉलिज्म। इसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो थोड़ा सा हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। थोड़ा सा वायरस के बारे में पढ़ लिए कि भैया वायरस क्या है, क्या वायरस एक ट्रू सेल है? वायरस ट्रू सेल नहीं है। बैक्टीरिया से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। जवाब दो। बैक्टीरिया से छोटा है। साइज कितनी है? 0.2 से 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। अगर एक फिल्टर बनाया जाए बैक्टीरिया का तो क्या वायरस पास कर जाएगा उससे होकर के? हाँ, उससे होकर के वायरस बड़े ही आराम से पास कर जाएगा, ठीक है। आगे वायरस में कौन सा सेल का कंपोनेंट नहीं है? मिनिमम क्या क्या चीजें चाहिए जिससे कि सेल अपनी जिंदगी जी सकता है अकेला भी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ वायरस अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर घुसा, अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस तहलका मचा दिया था, है ना, अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर घुसा, इंटर किया, तो सेल का कौन सा पार्ट वो यूज करेगा? साइटोप्लाज्म। इनसाइड लिविंग वायरस इज लिविंग, लेकिन लिविंग के बाहर क्या है? नॉन लिविंग। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक और बात है, वायरस जो है ना इज प्रेजेंट इन क्रिस्टल फॉर्म। वायरस जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। वायरस कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टल फॉर्म में। क्रिस्टल क्या होता है ना, व्हाट इज क्रिस्टल? कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट हो लेकिन चारों तरफ से बंद होना चाहिए, दैट इज क्रिस्टल। तो लिविंग की ये प्रॉपर्टी है। कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी है कि पूरा पैक्ड रहेगा, कहीं ना कहीं तो ओपनिंग रहेगी। प्लांट की ही बात करो तो स्टोमाटा है ना जी। तो कहने का मतलब है कि वायरस क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, और जो वायरस का क्रिस्टल होता है वो लार्जली किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का। वायरस क्रिस्टल, वायरस क्रिस्टल इज लार्जली मेड ऑफ प्रोटीन। वो जो क्रिस्टल है वायरस का वो ज्यादातर किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। समझ में आ गई बात है? तो ये भी कारण है कि भैया वायरस नॉन लिविंग ही कंसीडर्ड होगा प्राइमरली। इसको लिख लो आराम से।